गुड मॉर्निंग सभी को। आइए आज वेक्टर सीखते हैं। वेक्टर आपके फिजिक्स का क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है। वेक्टर में पढ़ना क्या क्या है जी। सबसे पहली चीज है कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, इसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में तीन टॉपिक्स को पढ़ना है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन रूल। आफ्टर दैट देयर बी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिट वेक्टर। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पे कुछ चीजों को और हम पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर इन वन डायमेंशन, फिर यूनिट वेक्टर इन टू डायमेंशन और यूनिट वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। इन चीजों को समझेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ये कंप्लीट आपका सेगमेंट है किसका, वेक्टर का। वेक्टर के सेगमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट 1 है और एक मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्या क्या कवर करेंगे, एडिशंस एंड रिजोल्यूशंस। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है पार्ट 1 का, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। पार्ट 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। आइए अब डिटेल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर है क्या। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर ब्रेन क्या है जी आपका, दैट इज व्हाट इज वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट इज व्हाट इज वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर, ओके। इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज वेक्टर, चीज को जरा समझिएगा। यहां पे मैं कुछ नोन अल्फाबेट्स लिख रहा हूं जो कि फिजिक्स में अक्सर यूज हुए हैं आपके क्लास 9-10 में। जैसे हमने लिख दिया x और यहां हमने लिख दिया v, यहां भी हमने लिखा x, यहां भी लिखा हमने v, ओके। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक एरो मार्क दे दिया, यहां भी एक एरो मार्क दे दिया, यहां पे हमने कुछ नहीं दिया। क्लियर। तो अब इस जगह पे ये जो फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्पीड, ओके। लेकिन क्या इसको डिस्टेंस कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इसको क्या कहेंगे जी, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट और इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम वेलोसिटी। क्लियर। अब ये चीजें आपकी ऑलरेडी आप अवेयर हो इससे ये क्या डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट और ये क्या वेलोसिटी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोनों जगह पे अल्फाबेट तो एक ही थे, यहां भी हमने एक्स लिखा था, यहां भी हमने एक्स से लिखा था, यहां भी हमने वी लिखा, यहां भी हमने वी लिखा है, बट डिफरेंस कहां पे हुआ, इस चीज को जरा समझो आप, ठीक है। जब इस जगह पे भी एक्स है, इस जगह पे भी एक्स है, यहां भी वी है, यहां भी वी है, तो डिफरेंस कहां आ रहा है। डिफरेंस आप बताओगे कि सर इसके ऊपर क्या है, एक एरो मार्क है और इसके ऊपर एक एरो मार्क है, बट यहाँ कोई एरो मार्क नहीं है। तो फिर हम अपने प्रीवियस क्वेश्चंस पे आते हैं। अगेन व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर एक्चुअली है क्या चीज, ठीक। या वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा, क्वांटिटी विच आर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस बोथ, उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। बट व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर इज व्हाट इज वेक्टर, तो आप डिफाइन करोगे। वेक्टर इज an identification of a physical quantity by that quantity becomes a vector quantity. Then what is vector, actually vector क्या है जी, vector nothing but it is identification of a physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन है, जिससे क्या वो क्वांटिटी क्या बन जा रही है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी बन जा रही है। जैसे छोटा सा मैं अगर एग्जांपल आपको दूं, तो मैंने एक वर्ड लिख दिया ए, और ए के ऊपर मैंने अगर कुछ नहीं दिया तो इसको आप क्या बोलोगे, इट इज अ स्केलर। बट इसी ए के ऊपर हमने अगर एक एरो मार्क दे दिया तो इसको आप क्या बोलोगे, दैट इज वेक्टर। इसका मतलब एरो मार्क क्या इंडिकेट कर रहा है, एरो मार्क इंडिकेट करता है डायरेक्शंस को, और ये ए क्या इंडिकेट कर रहा है, ए इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड को। अब जब भी आप वेक्टर पढ़ रहे हो इस चैप्टर में, जब आगे चल के वेक्टर्स को काफी डिटेल में पढ़ोगे तो देखोगे कि किसी भी जगह पे अगर कोई एक अल्फाबेट लिखा हुआ है या किसी वेक्टर को हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं
और उसमें हमने सिर्फ ए लिखा है या सिर्फ बी लिखा है, इसका मतलब ये क्या है जी, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। वेक्टर बी क्या है जी, बी इज ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ये भी क्या मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा। इसका मतलब अगर हमें वेक्टर लिखना होगा हम क्या करेंगे, ए वेक्टर ऐसे, दिस इज अ बी वेक्टर, दैट इज अ सी वेक्टर। इस तरीके से किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर नॉन अल्फाबेट है आपके पास, आप कंसिडरेशन कर रहे हैं, ए के ऊपर अगर आप एरो मार्क दिया तो क्या बनेगा, ए वेक्टर, बी के ऊपर एरो मार्क तो ये क्या बनेगा, बी वेक्टर, ए सी के ऊपर एरो मार्क दिया तो क्या बनेगा आपका, सी वेक्टर। सेम टाइप से यहां जब आप अल्फाबेट लिखे थे तो दोनों जगह सेम था, बट एक्स के ऊपर आपने एरो मार्क दे दिया तो ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। v के ऊपर एक एरो मार्क दे दिया तो क्या बन गया, दैट इज वेलोसिटी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर इज नथिंग बट इट इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, बाय दैट क्वांटिटी बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एरोहेड। एक वेक्टर को हम हमेशा एरोहेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पोर्शन क्या कहलाता है, टेल, और इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज हेड। ओके, तो ये रहा आपका दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर की तरफ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर क्या है जी, देखते हैं जरा। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, कितने टाइप्स के हमारे पास वेक्टर्स हैं, ठीक। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम क्या लिखते हैं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स कहने का मतलब है, सपोज दैट ए एक ऑब्जेक्ट है, वो आपका, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, ठीक, मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब बी ऑब्जेक्ट भी क्या है, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहने का मतलब है ए अगर दिल्ली से कोलकाता की तरफ जा रहा है, ठीक है, और बी भी अगर दिल्ली से कोलकाता की तरफ ही जा रहा है, ठीक, तो डेफिनेटली दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो ए और बी दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल किया, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज ए इक्वल टू बी। सो व्हाट इज इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर इज डिफाइंड एज दोज वेक्टर्स पोजेस इन सेम डायरेक्शन हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। छोटा सा एग्जांपल मैं लूं, जहां पे हम रह रहे हैं, तो सपोज दैट ए अगर बानारहाट से किधर जा रहा है जी, बीनागुड़ी की तरफ जा रहा है, ठीक है, और बी भी बानारहाट से बीनागुड़ी की तरफ जा रहा है, बानारहाट से किधर गया जी, बीनागुड़ी की तरफ ही गया, तो दोनों क्या हुए, सेम डायरेक्शन में गए और दोनों ने क्या किया, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो उस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, दोज वेक्टर्स आर नोन एज अ इक्वल वेक्टर्स। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स, तो डेफिनेटली एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा आपका, 0। इसके बाद बी नंबर आता है, दैट इज अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या है जी आपका, अपोजिट वेक्टर। देन व्हाट इज अपोजिट वेक्टर्स, इट इज नथिंग बट ए मूव किया मेरा किधर, बानारहाट से बीनागुड़ी की तरफ, ठीक, बानारहाट से बीनागुड़ी की तरफ गया ए, और बी तब क्या करेगा जी, बी डेफिनेटली आपका मूव करेगा किधर से किधर, बीनागुड़ी से बानारहाट की तरफ। तो यहां पे आप एक चीज देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड आपकी क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या हो जा रहा है जी, अपोजिट हो जा रहा है। तो जब दो ऐसे वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट वो अपोजिट इन डायरेक्शन मूव करेंगे, तो उस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे, दोस टाइप ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज अ opposite vectors. So what is opposite vectors? Opposite vectors are defined as a such type of vectors moves in opposite directions having same magnitude. So what is a equal to minus b? So what is the negative sign? Negative sign indicates that vector b moves opposite to vector a. Is it clear? ये रहा आपका अपोजिट वेक्टर। इसके बाद अगले क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन नंबर सी, दैट इज अ पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, अब पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा जी, ध्यान से समझेंगे। वे वेक्टर है मेरे पास जो कि बानारहाट से निकल के कहां चला गया, एकदम ये धूपगुड़ी की तरफ चला गया, यहां पे, ओके, इस जगह आ गया। और बी वेक्टर बानारहाट से जाके बीनागुड़ी ही रुक गया।
इसका मतलब ये ए है और ये बी है। अब देखोगे दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो इस टाइप के वेक्टर को आप क्या बोलोगे? दोस टाइप ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज अ पैरेलल वेक्टर्स। So what are the parallel vectors? Parallel vectors are defined as a such type of vectors moves in same direction but not necessary magnitude be equal. फिर से एक बार सुनोगे। Parallel vectors are defined as a such type of vectors moves in same direction but not necessary magnitude be equal. तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया दोनों का तो क्या होगा? तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो ये क्लासिफिकेशन किसके अंदर चला आएगा? इक्वल वेक्टर के अंदर चला आएगा। इसका मतलब जितने आपके पास इक्वल वेक्टर हैं सब के सब पैरेलल हैं, बट जितने पैरेलल है वो सब के सब इक्वल नहीं है। ओके, तो आपके पास यहाँ पे इस जगह भी एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज व्हाट? एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, यहां पे अपोजिट वेक्टर में एंगल क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो एक इंपॉर्टेंट नोट आपको क्या मिली, इधर देखिएगा, नोट मिली आपको कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। जितने इक्वल हैं वो सबके सब पैरेलल होंगे, बट जितने पैरेलल हैं वो सबके सब इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका आता है जी, दैट इज द एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो चीज को समझेंगे, दैट इज द 4 नंबर क्लासिफिकेशन इज एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, एंटी पैरेलल vectors. So what is anti-parallel? Again moves in opposite directions but not necessary magnitude be equal. Okay, तो इस तरीके से आपका एक वेक्टर एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेक्टर दूसरे डायरेक्शन में वापस आ रहा है, बट दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल नहीं है। तो such type of vectors are known as the anti-parallel vectors. So we can easily say that anti-parallel vectors are defined as those vectors possess in opposite in direction but not necessary magnitude be equal. So A anti-parallel B. This is a mathematical representation. A anti-parallel B. What is the angle between two anti-parallel? Angle between two anti-parallel vector is what? Anti-parallel vectors theta equals to 180 degree. Is it clear? ये रहा चौथा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं पांचवें क्लासिफिकेशन की तरफ। 5 नंबर इज कोइनिशियल वेक्टर्स। सो व्हाट आर द कोइनिशियल वेक्टर्स? द वेक्टर्स आर originated from a same point or common point. Number of vectors whatever be the direction, जो वेक्टर्स हमारे पास किसी भी डायरेक्शन में जाएं बट अगर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, those type of vectors are known as a co-initial vectors. The vectors are originated from a common point, that is the O point. तो such type of vectors are known as a co-initial vector. ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसका ग्रेट एग्जांपल क्या होगा जी? डेफिनेटली आप जब स्कूल से पढ़ के निकलते हो तो सबके सब अपने घर की तरफ जाते हो, ए बी सी डी ई अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन आपका ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है? एक ही कॉमन पॉइंट है। इस टाइप के वेक्टर को आप क्या बोलेंगे? कोइनिशियल वेक्टर। नाउ 5th नंबर क्लासिफिकेशन क्या कहता है? सॉरी 6th नंबर क्लासिफिकेशन इज कोटर्मिनल वेक्टर्स। So what are the coterminal vectors? The vectors are terminated at a common point. Number of vectors एक ही पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो जाएंगे। आज लाइक एग्जांपल, ये रहा मेरा वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी और ये वेक्टर डी। ये सारे के सारे वेक्टर एक ही पॉइंट पर टर्मिनेट हो गए, ओ पॉइंट पर टर्मिनेट हो गए। तो इस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे जी? इनको हम कहेंगे दोज आर कोटर्मिनल वेक्टर। तो इसका ग्रेट एग्जांपल क्या है? जब आप स्कूल पढ़ने जा रहे हो, सब लोग अपने अपने डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अपने अपने घर से जा रहे हो, लेकिन एक ही पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है? आप टर्मिनेट हो जा रहे हो। तो सच टाइप ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज कोटर्मिनल वेक्टर्स। तो कोटर्मिनल वेक्टर्स आर डिफाइंड एज दोज वेक्टर्स, ठीक है,
those vectors are terminated at a common point, that vectors are known as a co-terminal vectors. Clear? Now after that 7 number classification is coplanar vector. Coplanar vectors. Coplanar vectors is what? Yeah, this is x-axis, that is y-axis, and this one is z-axis. Okay, this plane is xy plane, that one is a xz plane, एंड दिस वन इज अ वाई जेड प्लेन. ओके, आप ध्यान से समझेंगे. ठीक, जैसे आपकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में जो भी वेक्टर होंगे, वेक्टर ए, सपोज दैट वेक्टर बी, एंड दिस इज अ वेक्टर सी, ये किसी भी डायरेक्शन में रहे, इससे कोई मतलब नहीं है. लेकिन अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो दोस टाइप ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज अ कोप्लानर वेक्टर. आज लाइक एग्जांपल, एक्स वाई प्लेन पे जो वेक्टर है वो सबके सब कोप्लानर है. इसी प्रकार यहाँ पे कुछ वेक्टर मान लीजिए एस, ये हो गया टी, और ये हो गया आपका यू. ठीक, तो ये आपस में क्या हो गए? कोप्लानर. यहाँ पे मान लीजिए कुछ वेक्टर है एक्स, ये हो गया वाई वेक्टर, और ये आपका जेड वेक्टर, तो ये आपस में क्या हो गए? कोप्लानर. लेकिन एक्स और ए कोप्लानर नहीं होंगे, बिकॉज दोज वेक्टर्स आर लाइज इन अ डिफरेंट प्लेन. तो और यहाँ पे आप बोल सकते हो बी और एस कोप्लानर नहीं होंगे, बिकॉज दिस टाइप ऑफ वेक्टर्स आर लाइज इन अ डिफरेंट प्लेन. तो कोप्लानर की कंडीशन क्या है कि वेक्टर कहां होने चाहिए? एक ही प्लेन में होने चाहिए. जैसे मान लीजिए हम लोग जो बैठे हुए हैं वो किस जगह बैठे? एक्स वाई प्लेन पे बैठे हुए हैं. ठीक है ना? पीछे की तस्वीर कहां लगी हुई है? अगर उसको मैं वाई एक्सिस मान लूं, इसको एक्स एक्सिस मान लूं, और तो ये जो सीधा जा रही है, ठीक है, वो क्या है? जेड एक्सिस. तो अगर वो वाई एक्सिस, तो वो दीवार क्या हो जाएगी? दैट इज वाई जेड प्लेन. तो तस्वीरें कहां लगी हुई है जी? वाई जेड प्लेन में लगी हुई है. विंडो किधर है जी? आपकी एक्स एक्स जेड प्लेन में. लेकिन हम लोग कहां पर खड़े? एक्स वाई प्लेन में खड़े. तो कोप्लानर वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? द वेक्टर्स दोज आर लाइज ऑन अ सिंगल प्लेन, ठीक है, या सेम प्लेन, सॉरी, सेम प्लेन. सो सच टाइप ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज कोप्लानर वेक्टर्स. क्लियर? नाउ इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. क्लासिफिकेशन नंबर 8. सो 8वां क्लासिफिकेशन क्या है जी? 8वां क्लासिफिकेशन है हमारा लोकलाइज्ड वेक्टर. लोकलाइज्ड वेक्टर, अब ध्यान रखोगे यहां पे मैंने वेक्टर्स नहीं लिखा है, वेक्टर लिखा है, और बाकी जगह हमने क्या लिखा था? वेक्टर्स लिखा था. इस चीज को जरा समझना, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है. तो लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब एक ही वेक्टर होगा. तो लोकलाइज्ड वेक्टर किसको बोलेंगे? अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड. एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या? हमेशा फिक्स हो, किसी भी जगह से ओरिजिनेट हो, बट हमेशा क्या होगा? उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा. उस टाइप के वेक्टर को आप क्या बोलोगे? सच टाइप ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज अ लोकलाइज्ड वेक्टर. ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्लासिफिकेशन, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर. नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, ओके, इसको हम लोग फिक्स वेक्टर भी कहते हैं, फिक्स वेक्टर, और इसको हम लोग फ्री वेक्टर भी कहते हैं. ठीक है, फ्री वेक्टर. अगर कहीं आपको सुनने में को मिलता है फ्री वेक्टर, इसका मतलब क्या है? नॉन लोकलाइज वेक्टर. तो नॉन लोकलाइज वेक्टर मींस अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स. ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा, इसको आप आगे चल के आर्बिट्री वेक्टर भी कह सकते हो. उसको हम लोग रिप्रेजेंट भी करेंगे 3D में. तो कहने का मतलब क्या है जी आपका? कि नॉन लोकलाइज वेक्टर डिफाइंड एज सच टाइप ऑफ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स. जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा उसको नॉन लोकलाइज वेक्टर कहेंगे या फ्री वेक्टर कहेंगे. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्लासिफिकेशन की तरफ. सो 10 नंबर क्लासिफिकेशन क्या हुआ जी? 10 नंबर दैट इज अ नल वेक्टर. नल वेक्टर क्या है जी? नल वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 बट मूव्स इन आर्बिट्ररी डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड कार. नल वेक्टर इज व्हाट? नल वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0. एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0 हो, और वो किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में एक्ट हो, तो उसको वेक्टर को आप बोलोगे नल वेक्टर. आगे चल के जब आप फोर्स पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे बैलेंस फोर्स में जो वेक्टर यूज होता है उस वेक्टर को क्या कहते हैं? नल वेक्टर. तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है उसको कहेंगे नल वेक्टर. इसको हमेशा हम 0 एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है. सपोज दैट नल वेक्टर को अगर किसी वेक्टर से हम ऐड करें तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा जी? रिजल्ट हमें मिलेगा वेक्टर मिलेगा. और नल वेक्टर को अगर किसी वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? एक नल वेक्टर ही मिलेगा. ओके, तो ये रही हमारी दो बेसिक प्रॉपर्टी किसकी? नल वेक्टर की. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्लासिफिकेशन. आइए जरा
11 नंबर क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, so what is unit vector? A vector whose magnitude is 1. यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है और यूनिटी है। Such type of vector is known as a unit vector. The unit vector is always represented by cap. So a cap is equals to a vector by magnitude of a, b cap is equals to b vector by magnitude of b, c cap is equals to c vector by magnitude of c. ये आप आगे चल के और भी समझोगे ए कैप कैसे निकालते हैं, बी कैप कैसे निकालते हैं और हम सी कैप कैसे डिटरमाइन करेंगे। सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी और 1। दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। ओके, इसके बाद आगे आते हैं 12वें नंबर क्लासिफिकेशन की तरफ। देन 12 number classification is what? That is a position vector. Position vector is what? A vector which signifies the position of particle or body in a coordinate system. Such type of vector is known as a position vector. क्या है जी? Position vector is defined as a vector which signifies the position of particle or body in a coordinate system. That type of vector is known as position vector. इसका डिटेल इसी चैप्टर में आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या हो गया? आपके पास ये पोजीशन वेक्टर है r1, ये पोजीशन वेक्टर है आपके पास r2। ओके, ये पॉइंट है आपके पास p और ये पॉइंट है आपका q। आप क्या गए? p से q की तरफ गए, तो ये जो r आपको मिला, दिस r इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर r को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आफ्टर द एडिशन ऑफ वेक्टर डेफिनेटली यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r. Okay, so what is displacement vector? Displacement vector is defined as a vector which signify the net displacement between two position vectors. मतलब r1 और r2 के बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसको किससे कैलकुलेट करेंगे हम? उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज 14 number classification is that one is a orthogonal vectors. ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ओके, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहने का मतलब क्या है? द वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एज लाइक एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक रेड पेन, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन लिया और मैंने इनको इस तरीके से रख दिया, तो आप देखोगे ब्लू इज परपेंडिकुलर ऑन ब्लैक, दिस ब्लू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन रेड एंड दिस रेड इज परपेंडिकुलर ऑन ब्लैक। ओके, ये ब्लू ब्लैक के ऊपर परपेंडिकुलर है, ब्लू अगेन रेड के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और ये रेड ब्लैक के ऊपर भी परपेंडिकुलर। तो ये जो सिनेरियो आपको मिला, इस कंडीशन में अगर कोई वेक्टर लाई कर रहे हैं तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सो आप बोल सकते हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक ही वर्ड आप याद रखोगे यहाँ पे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर आपके पास है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर नोन एज अ orthogonal vectors. Is it clear? Now next one is that is a 15 number classification is axial vector. Axial vector is what? A vector which acts on a rotating body up to the rotation. Such type of vector is known as a axial vector. एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी एक रोटेटिंग बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है, उस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? Such type of vectors are known as a axial vectors. Clear? Next one is that is a 16 number classification is radial vector. Radial vector, a vector whose direction is depend upon angle theta. That type of vector is known as a radial vector. जिसका डायरेक्शन क्या होगा? थीटा पे डिपेंड होगा, एक्स वाई एक्सेस पर डिपेंड नहीं होगा। अगर थीटा 0 हो जाए तो वेक्टर किधर जाएगा? एक्स एक्सिस की तरफ। थीटा अगर 90 हो जाए तो वेक्टर किधर जाएगा? दैट इज वाई एक्सिस की तरफ। तो सच टाइप ऑफ वेक्टर आर नोन एज अ रेडियल वेक्टर। 17 नंबर क्लासिफिकेशन इज कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, अब बात को समझो, कोलिनियर वेक्टर्स क्या है जी? The vectors act on the same line of action. मान लीजिए ये आपके पास एक लाइन ऑफ एक्शन है और इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ये आपका हो गया वेक्टर ए, ये हो गया आपका वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी और ये हो गया आपका वेक्टर सी। ध्यान दीजिएगा, हमने वेक्टर बी और सी को अपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट की ड्रॉ किया है, तो ये तीनों वेक्टर ही क्या कहलाएंगे? आपके कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। वेक्टर्स आर एक्ट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, those type of vectors are known as a collinear vector. as like example, अगर हमें इस तरीके से तीन वेक्टर को रख दूं, ये क्या? ये कोलिनियर है,
यहाँ ऐसे रख दिए तो ये भी क्या कोलिनियर है, बट डिफरेंस क्या हो गया जी, रेड और ब्लू क्या हो गए 180 डिग्री पे हो गए, और ब्लैक और रेड क्या हो गए 0 डिग्री पे हो गए। ठीक, तो ब्लैक के साथ ब्लू का एंगल कितना हो गया, ऑल्सो 180 डिग्री। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कोलिनियर वेक्टर का, कोलिनियर वेक्टर्स आर डिफाइंड एज दोस टाइप ऑफ वेक्टर्स एक्ट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, या दोस वेक्टर एक्ट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन आर नोन एज अ कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर, ये रहा आपका टॉपिक नंबर 2, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं किधर, एडिशन ऑफ वेक्टर की तरफ। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने कितने लॉ पढ़े लिखे थे, हमने लिखे थे 3 लॉ। पहला लॉ मेरा क्या था, ट्रायंगल लॉ, दूसरा क्या था, पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा मेरा क्या था, पॉलीगन लॉ। बट एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि आखिर वेक्टर को ऐड करने के लिए लॉ क्यों बनाए गए। ठीक, हम जब अभी तक जितने भी फिजिक्स, हम जो अभी तक जो भी मैथमेटिक्स पढ़े उसमें हमने क्या किया, एल्जेब्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो किया, एल्जेब्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो किया। ओके, हमारे पास 2 क्वांटिटी थी, हमने क्या किया, उसको x प्लस वाई को सिंपली ऐड करके मान लीजिए z निकाल दिया। छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं लिखूं 5 प्लस 3 तो आप कहोगे इट इज ऑलवेज 8, लेकिन 5x प्लस 3 लिखेंगे तो यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि कौन सी वैल्यू आएगी, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज डिपेंड अपॉन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल्स। तो ये हमारी ग्रेट यूटिलिटी किसकी थी, अलजेब्रा की थी। अब छोटा सा एक एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए आप 4 मीटर किधर चले गए, ईस्ट की तरफ, और 3 मीटर आपने चला नॉर्थ की तरफ। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं छोटा सा सवाल कि डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया, तो आप नो डाउट बोलोगे 7 मीटर बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 9 एंड 10। ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो आप यहां पे तुरंत एक आंसर दोगे, सर अंडर द रेडिकल साइन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 16 प्लस 9 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। क्लियर, ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 5 मिल गई। तो ये 5 आपको कहां से मिल रहा है, 5 आपको मिला ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ये हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस जो मिला, इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्लास 9-10 में डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन क्या पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस को हम क्या कहते थे, डिस्प्लेसमेंट कहते थे। बट उसमें भी हमने एक लाइन ऐड की थी, ध्यान से समझिएगा। अब आप पूछ सकते थे कि सर इस तरीके से जाते तो भी एक डिस्टेंस ट्रेवल होता, इस तरीके से जाते तो भी डिस्टेंस ट्रेवल होता, इस तरीके से जाते तो भी डिस्टेंस ट्रेवल होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शॉर्टेज डिस्टेंस इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जो शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये आ रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर का ये एक स्पेशल केस हो गया। ठीक, तो एडिशन ऑफ वेक्टर को डिटेल में समझने के लिए क्या करेंगे जी, हम लॉ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ मेरा क्या है, दैट इज ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ, हाँ सर बोलिए। हेलो, हाँ हाँ सर बोलिए बोलिए। अरे सर सुबह सुबह का टाइम है सर, ठीक है क्लास ले रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ना 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 क्लास हम आपको कॉल बैक करते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये क्या जी, ट्रायंगल लॉ, एडिशन ऑफ वेक्टर का पहला लॉ क्या है, दैट इज अ ट्रायंगल लॉ। ओके, तो हमारे पास ये वेक्टर मान लीजिए हमारा ए है, ये वेक्टर हमारा क्या, दैट इज बी है। अब इन दो वेक्टर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेम ऑर्डर। क्या कहते हैं जी, सेम ऑर्डर। कहने का मतलब है कि जब एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड कर जाए, द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड विद द इनिशियल पॉइंट ऑफ अनदर वेक्टर, उस जंक्शन पॉइंट को आप क्या कहोगे, सेम ऑर्डर कहोगे। इज इट क्लियर। तो दो वेक्टर हमारे पास, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर क्या है, सेम ऑर्डर में है, और इसको हमने ट्रायंगल की दो डिफरेंट साइड से रिप्रेजेंट किया है, OPQ। Is it clear? Then the resultant must be represented by the third side of a triangle taken in opposite order or reverse order. इस लाइन को क्या कहेंगे, this line is the represented by resultant of the vectors. ठीक,
So what is triangle law? Triangle law को समझोगे. Triangle law states that the two vectors are represented by the two different sides of a triangle taken in same order. Then the resultant must be represented by the third side of a triangle taken in opposite order or reverse order. Okay? एक बार फिर मैं आप रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? फिर हिंदी में भी समझाएंगे. What is triangle law? Triangle law states that the two vectors be represented by two different sides of a triangle. Triangle के दो different sides से represent किए, that is OP and PQ. Is it clear? OP and PQ are taken in same order. ये इस लाइन को हमने क्या कहा था? This is a same order. Then the resultant must be represented by the third side of a triangle taken in opposite order or reverse order. Okay? तो ये आपका हो गया, that is triangle law. या ये resultant है, वेक्टर ए पे किस एंगल पे इंक्लाइंड है? बीटा एंगल पे इंक्लाइंड है. इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे जी? आर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग ए एंड बी. ठीक, क्योंकि हमारे पास जो नॉन वेक्टर वो क्या है? ए है, और एक नॉन वेक्टर मेरा क्या है? बी है. आर मेरा क्या है? रिजल्टेंट है. रिजल्टेंट कहने का मतलब क्या है कि ए और बी को अगर हम ऐड करते हैं दो वेक्टर को तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? आर से, या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो. इज इट क्लियर? सो हमारे पास एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर क्या होगा? बी हो गया. उनका रिजल्टेंट मेरा क्या है? आर है. अब आर की वैल्यू क्या होगी जरा देखिएगा. तो आर की वैल्यू के लिए आप क्लास 10 की थ्योरम की प्रोसेस को याद करो. ठीक है, आप क्या करते थे? लिटिल बिट यू विल डू द सम कंस्ट्रक्शन. हमने क्या किया? ओपी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड किया और क्यू पॉइंट से हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. किस पे? ओपी के प्रोड्यूस पार्ट पे, जो कि ओपी के प्रोड्यूस पार्ट को एम पॉइंट पे कट करता है. ये एंगल मेरा क्या हो गया? थीटा. अब देख रहे हो, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ओके, सो व्हाट इज, कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे? कंसीडर the vector a and b be represented by two different sides of a triangle taken in same order. Okay, the resultant must be represented by the third side of a triangle taken in opposite order or reverse order. Clear? Beta is the angle of resultant with vector a. Theta is the angle between vector a and b. ये हमारा एक स्टेटमेंट का पार्ट हुआ. Again, we proceed OP in forward direction. Drop a perpendicular from point Q, which cuts the produced part of OP at point M. Therefore, OMQ is a right angle triangle. तो अब जब आप डेरिवेशन में जाओगे, ठीक है, ध्यान से समझोगे, क्योंकि अब क्लास 11 में आपका पहला डेरिवेशन है जो कि आप करने जा रहे हो. डायमेंशन एनालिसिस में आपने कुछ डेरिवेशन जरूर किए थे. ठीक है, तो डेरिवेशंस का मतलब क्या होता है, ये छोटी सी मीनिंग को आप समझो. डेरिवेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटमेंट और एक होती है मैथमेटिक्स. ठीक है, मैथमेटिक्स. स्टेटमेंट का मतलब क्या? किसी भी बुक को पढ़ोगे देखोगे बड़ी बड़ी लाइनें लिखी हुई हैं, सब कुछ लिखा हुआ है. स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो डायग्राम आपने बनाया उसको आपको अपनी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर देना. मतलब अपनी इंग्लिश में, जो भी इंग्लिश आप जानते हो, अब तो क्लास 10 तक जितनी भी इंग्लिश आपने सीखी है उसमें आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट कर देना है. बहुत बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखना है, सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देना है. जैसा कि छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ. कंसिडर vector A be represented by side OP and vector B represented by side PQ of a triangle taken in same order. Okay, the resultant of vector A and B represented by side OQ taken in opposite order or reverse order. Beta is the angle of resultant with vector A. Theta is the angle between vector A and B. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया स्टेटमेंट का, जो कि हमारा बोल्ड लाइन से था. डॉटेड लाइन का पार्ट को देखो. डॉटेड लाइन में क्या है? नाउ वी प्रोसीड ओपी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. हमने ओपी को किधर प्रोसीड किया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट क्यू विच कट्स द प्रोड्यूस्ड पार्ट ऑफ ओपी एट पॉइंट एम. ये हमारा स्टेटमेंट हो गया. अब इसके बाद हमारी मैथमेटिक्स आती है. तो देयरफॉर OMQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. OMQ क्या हो गया जी? आपका राइट एंगल ट्रायंगल. क्लियर? तो OMQ जब राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो क्या मिला आपको? OQ स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर. मिल गया जी. अब देखोगे जरा, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OM इज OP प्लस PM का होल स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर. इज इट क्लियर? सो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB ओके प्लस MQ स्क्वायर. अब जरा देखेंगे यहां पे हमें मिला क्या क्या है. ये इक्वेशन 1 हो गया. तो OQ स्क्वायर हम बोल सकते हैं R स्क्वायर
ओपी स्क्वायर को बोल सकते हैं ए स्क्वायर, पीएम हमारे लिए अननोन वैल्यू है, प्लस 2a अगेन पीएम इज अननोन वैल्यू, ठीक, प्लस एमक्यू स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है जी, पीएम और एमक्यू को फाइंड आउट करना है। तो पीएम और एमक्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या हमारे पास कोई असिस्टेंस है? यस है। क्या है जी, जरा देखिए, पी एम क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, फिर अगेन पी एम क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, फिर से हमें पी एम क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर हुई बात। अब यहां से हम अपने अननोन वैल्यू को निकालेंगे, इसको मिटा देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो जरा देखिए, फिर पीएम, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप देखोगे तो पीएम आपके लिए क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस, क्योंकि बी की हेल्प से हमें दोनों वैल्यू को निकालना है। तो पीएम अपॉन पी क्यू इक्वल टू कॉस थीटा, सो इट बिकम्स पीएम इज इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा। So Pm is equals to how much? This is B cos theta. It is equation number A. Hope that समझ में आया होगा. This is a base, that is hypotenuse. Base upon hypotenuse is cos theta. Again, फिर हमारे पास क्या है, MQ परपेंडिकुलर है upon PQ equal to sin theta. So MQ is equals to PQ sin theta. So it becomes MQ is equals to PQ sin theta, मतलब B sin theta, equation number B. हो गया। अब इन्हें हम कहा यूज करेंगे जी, इक्वेशन 2 में यूज करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन ए एंड बी इन इक्वेशन 2, आ जाओ यूज करते हैं। तो हमारे पास है क्या यहाँ पे, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आ जाओ जी। तो यहाँ पे यूज कर दें इक्वेशन 2 में, तो क्या मिला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, होप दैट आप यहाँ पे यूज करने से कंफ्यूज हो जाएंगे, हम इधर लिखते हैं इसे, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पीएम की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा बी साइन थीटा होल स्क्वायर। अब जरा चीज को समझिएगा, तो आपके लिए वैल्यू क्या आई, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हो, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वाली वैल्यू को एक साथ ले लोगे आप, तो ले लो जरा, यहाँ पे क्या मिला जी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। सो वैल्यू क्या मिल गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये मिल गया जी आपको आर स्क्वायर। अब ये जो मिला इसी को आप बोलोगे दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इज इट क्लियर? सो यहां से आर की वैल्यू को, इस जगह से आर की वैल्यू को आपने क्या किया, डिटरमाइन किया। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं रेड पेन से, तो जरा समझने की कोशिश करना, इस जगह पे लिख दे रहे हैं। तो आर इक्वल टू क्या मिल गया जी आपको, अंडर रेडिकल साइन दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये जो मिला ना, इसी को आप क्या कहोगे, दिस इज मैग्नीट्यूड। अब ध्यान दो ना, आर के ऊपर मैंने कोई वेक्टर साइन नहीं दिया, आप भी नहीं दोगे, बिकॉज इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट का क्या निकला जी, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब अगर दो वेक्टर अगर आपके ए और बी हैं और दोनों अगर थीटा डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उनका एडिशन कितना निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर आर एक वेक्टर है तो डेफिनेटली इसका क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। श्योर, डायरेक्शन होगा ही जी। तो डायरेक्शन को कहां पे कैलकुलेट कर दें, इस जगह पे कैलकुलेट कर दे रहे हैं, छोटी सी जगह हमारे पास बची हुई है व्हाइट बोर्ड पे। आइए जरा आर के एंगल को निकालते हैं। तो जब आर के एंगल को आप निकालोगे तो हेडिंग क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए आर का एंगल कितना है जी, बीटा। तो बीटा से आप देखोगे, इस एंगल से देखोगे आप, इस एंगल से जब आप देखोगे ये सीधा यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, और ये जिस पर डिपेंड है, जिस पर इंक्लाइंड है, वो पूरा का पूरा क्या दिख रहा है जी, आपका बेस दिख रहा है। इज इट क्लियर? तो अगर परपेंडिकुलर और बेस को अगर लेना है, ठीक है, तो कौन सा रेशियो लेंगे, नो डाउट आप बोलोगे सर 10 बीटा लेंगे। तो 10 बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज व्हाट, दैट इज एम क्यू, और बेस इज नॉट ए ओपी नहीं है,
ओएम है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा बेस है जी जब आप एक परपेंडिकुलर ले रहे हो तो बेस इज व्हाट, दैट इज ओएम। ये बेस हो गया क्या, ओएम। अब जब टेन बीटा आप निकालने जाओगे तो ये एमक्यू को क्या लिखोगे, बी साइन थीटा, और ओएम को क्या लिखोगे, ओपी प्लस पीएम। सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन बीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया आपका टेन बीटा। फिर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अक्सर क्वेश्चन की तो कमी नहीं होती क्यूरियोसिटी की। एक क्वेश्चन और आप पूछ सकते हो कि क्या हम एंगल ऑफ रिजल्टेंट क्या सिर्फ 10 यूज करके ही निकाल सकते हैं, 10 के अलावा कोई और रेशियो नहीं ले सकते हैं? इसका आंसर होगा यस, ले सकते हैं। आप एंगल ऑफ रिजल्टेंट आप साइन बीटा यूज करके भी निकाल सकते हो। अगर मैं यहां थोड़ा सा बताऊं तो जब साइन बीटा आप लोगे तो आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, क्यूएम, और हाइपोटेनियस क्या, दैट इज ओ क्यू। अब ये जब साइन बीटा आप निकालोगे जी, ये साइन बीटा आपका इटसेल्फ आर की वैल्यू पे डिपेंड कर जाएगा। इसीलिए जब आप मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे तो काइंडली आप इसको यूज नहीं करेंगे। हाँ, कहीं पे आप सवाल बना रहे हो, अचानक आपके पास कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया जहां पे आर दिया हुआ है एक वेक्टर आपका गिवन नहीं है, तो उस जगह पे डेफिनेटली यहां से आप साइन बीटा यूज करके भी एंगल ऑफ रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपसे किसी एग्जाम में, बेसिक एग्जाम में आपसे डेरिवेशन पूछा जा रहा है कि आप ट्रायंगल लॉ को ड्राइव कीजिए, तो काइंडली आप टेन बीटा ही यूज करेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा एक कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, ठीक है, जहां पे हमने क्या किया जी, आर की वैल्यू को फाइंड आउट किया यूजिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ट्रायंगल लॉ है क्या जी, ट्रायंगल लॉ स्टेट्स दैट इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय two different sides of triangle, two different sides of triangle, that is A and that is OP and PQ. Two vectors be represented by two different sides of triangle are taken in same order, then the resultant must be represented by थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर। क्लियर? स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि जैसा मेरा हो वैसा आपका भी हो, स्टेटमेंट आपका अपना हो सकता है। स्टेटमेंट का सिंपल मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग क्या है कि जो डायग्राम आप बना रहे हैं उस डायग्राम को आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है, जो भी इंग्लिश आपने सीखी है। ओके, तो दिस वन बी द डेरिवेशंस ऑफ ट्रायंगल लॉ। इज इट क्लियर? तो ये आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब आइए इस पे एक सवाल बनाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या जी, क्वेश्चन यहां पे है इस जगह पे, अ बॉडी मूव्स 7 मीटर ड्यू टू ईस्ट एंड देन 9 मीटर ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट a body moves 7 meter due to east and then 9 meter due to northeast, having north of east having angle 30 degree. Calculate the resultant between calculate the resultant of
calculate the result या calculate the net displacement of body. ओके, तो जरा देखिएगा, ये आपके पास एक डायग्राम है. दिस वन इज द नॉर्थ, दैट इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दैट वन इज वेस्ट. सो अ बॉडी मूव्स 9 meter, then 7 meter, then 9 meter, having an angle of 30 degree. So what is resultant? This one is the resultant. Clear? So vector A, जब आप solution करेंगे तो vector A equal to 7 meter, vector B equal to 9 meter and theta equals to 30 degree. Is it clear? So what is R? R is equals to under radical sign, या इस तरीके से आप लिखोगे, using vector law of addition, using vector law of addition we have R square is equals to A square plus B square plus 2AB cos theta. So it becomes R square is equals to A square is what? 7 square, B square is what? 9 square plus 2, 7 into 9 cos 30 degree. Is it clear? Having angle 30 degree as shown in figure. यहाँ पे फिगर भी डाल दिए, ठीक. So it becomes a R square is equals to 49 plus 81, 2 into 7 into 9 cos 30 degrees √3/2. ये वैल्यू कैंसिल. सो R square is equals to 49 plus 81 plus how much? 63 √3. So 49 and 81. So it becomes a R square is equals to 130 plus 63 1.732. इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 130 प्लस 63 मल्टीप्लाइड विद 1.732. ये क्या निकल गया? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. इसको आप क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. इज इट क्लियर? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? tan बीटा इक्वल्स टू अगेन b sin थीटा, b sin 30 डिग्री डिवाइड बाई a 7 प्लस b 9 cos 30 degree. So it becomes a 9 sin 30 divided by 7 plus 9 cos 30. So tan beta is equals to 9 into 1 upon 2 divided by 7 plus 9 √3/2. अब 9 upon 2 एलसीएम ले लो आप, 14 plus 9 √3/2, 2 cancel, 9 upon 14 plus 9 √3. So beta is equals to tan inverse, this is the 9 divided by 14 plus 9 √3. ये आपका हो गया एंगल, ठीक. इस तरीके से क्या करते हैं जी, कोई भी एक सवाल है वेक्टर का जिसको आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो. अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, आफ्टर दैट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. ओके, आज की क्लास यहीं तक. क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए. राधे राधे.